ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है संगठित अपराध। हालांकि हमारे सिलेबस में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम को आतंकवाद से जोड़कर पूछा गया है और सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। ऐसा मतलब है टेररिज्म एज अ टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज अ टॉपिक क्या है ये हम यहाँ पढ़ लेंगे। तो जब हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अर्थ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की विशेषता, क्राइम के कारण, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के प्रभाव इसको पढ़ेंगे तो इन्हीं में से एक प्रभाव निकल कर सामने आएगा और वो होगा उसका आतंकवाद से जुड़ा। तो ये है कि जब हम संगठित अपराध पढ़ लें तब हमारा टॉपिक शुरू होगा कि संगठित अपराध आतंकवाद को लाता है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को संकट होता है। तो फिर यहाँ पर टॉपिक हम ये बनाएंगे कि क्राइम और आतंकवाद में समानता कहाँ दिखती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद में अंतर कहाँ दिखता है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद आज परिपूरक रूप में और कैसे काम कर रहे हैं, यहीं से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है। तो जैसा कि हमारे इंटर्म सिक्योरिटी के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ जैसे विकास और उग्रवाद अलग अलग टॉपिक थे, धन शोधन और आंतरिक सुरक्षा, तो वैसे यहाँ पर दो अलग अलग टॉपिक के कोरिलेशन को, अंतर संबंधों को सिलेबस के तौर पर आपसे पूछा गया। तो यदि हम बात करें कि संगठित अपराध क्या है, अपनी रूप से ये दो शब्दों से मिला है। संगठित मतलब मिलजुल कर, संगठित मतलब एकजुट होकर, मतलब इकट्ठा होकर, कोई अनैतिक और गैर कानूनी काम को करता है, उसे संगठित अपराध करते। लेकिन इसी को यदि हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में ले जाएं तो हम ये कहेंगे कि जब किसी क्षेत्र में, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन अपराधी होते हैं, स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, कहते हैं ना ये यूपी का डॉन है, ये इंडिया का डॉन है, ये दुनिया का डॉन है। तो अपराधी क्या होते हैं? एकजुट होते हैं, एक साथ आते हैं और एकजुट होकर एक केंद्रीकृत पदसोपान हierarchy कि ऊपर से नीचे ये बॉस है, ये उसका नीचे का बॉस है, और मशीनरी होकर कार्य करते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधी इकट्ठे होते हैं और एक केंद्रीकृत पदसोपान और केंद्रीकृत मशीनरी के अंतर्गत अनैतिक और आपराधिक कृत्यों को करते हैं, अनैतिक और गैर कानूनी कृत्यों को करते हैं, तो उसे संगठित अपराध कहते हैं। तो सरल परिभाषा ये हो गई, थोड़ी टेक्निकल परिभाषा ये हो गई। सामान्य भाषा में हम बोले कि संगठित अपराध का मतलब है चोर चोर मौसे। तो चोरों को लगता है कि भाई हमारे बीच कंपटीशन नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे का फायदा कर सकते हैं। मैं नकली शराब बेचता हूं, तुम ड्रग्स बेचते हो, अब जो शराब पीने आया मैं उसको तुम्हारे पास ड्रग्स लेने भेज दूं, तुम्हारे पास जो ड्रग्स लेने आया मेरे पास शराब के लिए भेज दूं। तो उसी बीच एक तीसरा अपराधी आया, उन्होंने कहा ये शराब और ड्रग्स के नशे में जो अगला अनैतिक कारोबार होता है वो वसूली का होता है, हत्या का होता है, डकैती का होता है, तो ऐसे लोग मेरे से ले लो। और उसके बाद चौथे व्यक्ति ने कहा कि यहीं से प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो जब आपके पास ऐसे लोग आए तो आप मेरे पास भेज दो। तो ऐसे विभिन्न स्तर के अपराधी आपस में एकजुट हो गए, एकजुट होकर उन्होंने कहा कि हम विन विन सिचुएशन बनाते हैं और इसी से संगठित अपराध शब्द का उदय। संगठित अपराध को चालू भाषा में लोग माफिया कहते हैं, ठीक है। तो संगठित अपराध का मतलब है जब अपराधी एक क्षेत्र में नहीं, अपराध के कई क्षेत्रों में अपनी घुसपैठ करते हैं। वो चोरी में भी शामिल है, वो डकैती में भी शामिल है, वो अपहरण में भी शामिल है, वो वसूली में भी शामिल है, वो तस्करी में भी शामिल है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। परिभाषा ले सकते हैं कि संगठित अपराध, अपराध की वो स्थिति है जहां अपराधी को अपराधों में संलग्न होकर क्या करते हैं, काम
कि विभिन्न क्षेत्र के अपराधियों का आपस में जुड़ना भी संगठित अपराध है, और विभिन्न प्रकार के अपराधों से किसी का जुड़ना भी संगठित अपराध है। इन सारी परिभाषाओं को एक साथ करते हुए 1997 में नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, हिंदी में मैं कहूं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो 1997 में संगठित अपराध पर यूनाइटेड नेशन ने एक सम्मेलन बुलवाया, और उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कि दुनिया भर के देश मिलजुल कर संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर एक परिभाषा दी गई, और परिभाषा में कहा गया कि जब दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ आकर, when two or more people come together, जब दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ आकर समूह के आधार पर जोड़ करते हैं, के आधार पर गठजोड़ करते हैं और आर्थिक प्रतिलाभ के लिए हिंसा और भय से जुड़ने का काम करते हैं, आर्थिक प्रतिलाभ के लिए हिंसा और भय से जुड़ने का काम करते हैं, सिस्टम बनाकर एकजुटता से काम करते हैं, एक व्यवस्था बनाकर एकजुटता से काम करते हैं, और उनके बीच एक पक्षोपान की नियमावली ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता जो घोषित नहीं अघोषित है कि भाई ये नियम है हमारे काम करने में, काम करती है, तो इसे संगठित अपराध कन्वेंशन ने बताया कि संगठित अपराध के लिए दो से अधिक अपराधियों का या व्यक्तियों का जुड़ना है, अपराधों के आधार पर उनका एक साथ आना है, उनका केंद्रीय उद्देश्य पैसे कमाना है और उनका तरीका भय और हिंसा फैलाना है। वो सिस्टम बनाकर काम करते हैं और उनका अपना पक्षोपान नियमावली और आचार संहिता होती है। इसी संगठित अपराध की परिभाषा के अंतर्गत देखा जा सकता है, इस तरीके से परिभाषित किया। और जब ये परिभाषा सामने आई तो फिर ये कहा गया अपराध विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को तीन हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, यानी प्रक्रियागत, एंड बिहेवियरल यानी व्यवहार। स्ट्रक्चरल का मतलब, ये स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल का मतलब उस सिस्टम से है, उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत संगठित अपराधी एकजुट होकर काम करते हैं, और इसलिए उनकी स्ट्रक्चरल विशेषताओं के अंतर्गत आएगा पहला पक्षोपान, ठीक है, यानी एक हायरार्की। संगठित अपराध के अंतर्गत जो दूसरी चीज आएगी पक्षोपान के अलावा वो है डिवीजन ऑफ वर्क। आजन उनके बीच दिखाई देगा, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ये तुम करोगे, ये मैं करूंगा। स्ट्रक्चरल विशेषताओं के अंतर्गत ही डिवीजन ऑफ टेरिटरी भी होगा। टेरिटरी मतलब अधिकार का वितरण, ये तुम्हारा इलाका, ये मेरा इलाका। संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत ही ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क होता है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट में काम होता है, और कॉर्पोरेट संरचना का मतलब है जहां उच्चस्थ अधीनस्थ संबंध होने के बावजूद ये लोग मिलजुल कर काम करें, तो कॉर्पोरेट संरचना के अंतर्गत ये काम करें। और संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत ही हम ये मानते हैं कि इनका विस्तार क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होते हुए वैश्विक तक नजर आता है। डी कंपनी, सी कंपनी ना, विशेषताओं में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत देखा गया है कि इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, आचार संहिताएं होती हैं। कहते हैं अंडरवर्ल्ड में जाना आसान है, बाहर जाना मुश्किल है। हमारे यहाँ नियम है, गलत काम करोगे, जैसे आजकल वेब सीरीज वगैरह आती है, नार्को वगैरह, हर गलती की सजा मौत। ये इनकी प्रक्रियागत विशेषताएं। इनकी प्रक्रियागत विशेषताओं में
कई मूवीज में दिखाया गया है। शहर नाम की एक मूवी थी श्री प्रकाश शुक्ल के एनकाउंटर पर, उसमें बताया गया था कि कैसे पुलिस वालों के पास मोबाइल बाद में पहुंचा, पहले मोबाइल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के पास पहुंचा। इनको पता है व्हाट्सएप कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज यानी मिसयूज करना है। तो इनकी प्रक्रिया में तकनीक का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी प्रक्रिया में शामिल होता है कानूनी गलतियों का लाभ उठाना, लूप होल्स जो होते हैं हमारे कानूनों में। कई ऐसी स्थितियां जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है। तो इनकी प्रक्रिया में यह है कि इन कानूनी गलतियों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और ये देखते हैं कि इन गलतियों के सहारे ये गलत काम करके भी बचकर निकल जाए। अभी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे, शायद यही नाम है, जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या की है, तो उनके संदर्भ में भी ये बात कही जा सकती है कि उसको कानूनी बारीकियों के बारे में पता था, इसलिए पुलिस थाने में हत्या करके भी वो उन बारीकियों का फायदा उठाकर और अपना गैंग वॉर करता। कानूनी गलतियों से लाभ लेना ये भी इनकी प्रक्रियागत विशेषता है। और इनकी प्रक्रियागत विशेषता में यदि हम पांचवी बात करें तो आधुनिक हथियारों का प्रयोग, मॉडर्न वेपन्स, ये भी इनके साथ दिखता है, ये इनके साथ काम करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में संरचना प्रक्रिया नहीं, व्यवहार है। व्यवहार मतलब की सोच, मेंटालिटी के साथ ये लोग काम करते हैं। वास्तव में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को व्यवहार यानी जो अपराधी होते हैं वही आगे लेकर जाएंगे, संरचना प्रक्रिया तो रखी रह जाएगी। और व्यवहारगत विशेषताओं में हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े लोगों में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपराधिकता। और आपराधिकता का मतलब है कानून का उपहास। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े जो लोग होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं या मानकर चलते हैं कि कानून हमारे अंगूठे पे, हमारे पैरों पे, कानून को नहीं मानते, हमारा अपना कानून। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से जुड़ने की पहली शर्त यही है कि आप में आपराधिकता का भाव होना चाहिए। दैट इज यू शुड हैव इनहेरेंट कंटेम्प्ट अगेंस्ट द लैंड ऑफ लॉ। आपराधिकता का भाव होना चाहिए, अर्थात देश के कानून को नकारने का आपका भाव होना चाहिए कि मैं ऐसे किसी कानून को नहीं मानता। दूसरी बात, यदि आप अपराध कर रहे हैं तो आप में दूसरी चीज जो होगी आपराधिकता के बाद वो होगी अनैतिकता। यानी आप सही गलत में हमेशा गलत के साथ मिल रहे हैं। नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति की दूसरी विशेषता होती है अनैतिकता, यानी गुड एंड इविल में दे विल ऑलवेज गो फॉर। चीज जो संगठित अपराधी के कैरेक्टरिस्टिक में दिखाई देती है आपराधिकता अनैतिकता के बाद, वो है हिंसा। व्यक्ति हिंसा को साधन के तौर पर स्वीकार करें, भले ही वो कहें कि हम प्रयोग कभी कभी करेंगे, भले ही वो आतंकवादियों की तुलना में कम हिंसा का प्रयोग करें, लेकिन उनके मोडस ऑपरेंडी का आधार क्या होता है? वायलेंस। कहते हैं ना, गुंडा बनने के लिए एग्रेशन होना चाहिए, कलेजा चाहिए। तो हिंसात्मकता का मतलब यही है कि आप छोटी छोटी चीजों पर हिंसात्मक होकर लोगों को भयाक्रांत करने की क्षमता रखते हैं, तब आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। ठीक। चौथी चीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ी विशेषताओं के अंतर्गत जो बात की जाती है वो है नेचुरली किसका लोग, किसी को धन का है, किसी को नाम का है, किसी को पहचान का है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से जुड़े लोग या तो स्पीड मनी पैसा कमाने के लिए आते हैं, या मेरा भी डी दाऊद की तरह नाम होगा, मेरा भी श्री प्रकाश शुक्ल की तरह नाम होगा, मेरा भी विकास दुबे की तरह नाम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े व्यवहार में हमेशा शॉर्टकट कालिक प्रयासों से, शॉर्टकट भी समझिएगा, नाम और पैसा कमाने की चाह, मेहनत नहीं करना चाहते ये लोग जीवन का शॉर्टकट खोजने वाले लोग होते हैं, वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से। एक और चीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े रहने के लिए आपको चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ये विशेषताएं ही हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो इसको इसके पास लेकर जाएंगे, क्योंकि आतंकवादी भी ऐसे ही होगा। ये होगा संवेदनहीनता, क्योंकि यदि कोई संवेदनशील आदमी होगा तो किसी को कैसे मारेगा, किसी को कैसे लूटेगा, किसी का कैसा हफ्ता वसूल करेगा, किसी का अपहरण कैसे करेगा।
तो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े होने के लिए आपके पास होनी चाहिए संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी, आपको संवेदनशील नहीं। मुझे लगता है कि परिभाषा और इन विशेषताओं से जुड़ने के बाद आप ये समझ पा रहे होंगे कि संगठित अपराध का चाल चरित्र और चेहरा कैसा। जब आपने ये जान लिया तो हम अब अगले हिस्से में बात करते हैं कि संगठित अपराध के बढ़ने के पीछे क्या कारण। वैसे तो जो विशेषताएं हैं ये भी कारण हो सकती है कि संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार के चीजों के कारण पर, लेकिन हम बात कहेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम के विस्फोट के पीछे क्या कारण। और ऑर्गेनाइज क्राइम का विस्फोट दो कारणों से हुआ। एक की कमजोरी, इसको गवर्नमेंटल रीजन कहेंगे। दूसरा नागरिकों की कमजोरी, इन्हें इंडिविजुअल रीजन कहेंगे, सिटीजन। सरकार की कमजोरी की यदि हम बात करें कि सरकार ने कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क को पर दिए, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास लचर कानून। वोंट बिलीव, भारत में अभी भी ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट कोई ऑफिशियल कानून नहीं। क्रिमिनल कोड के कुछ सेक्शंस में जहां पर माफिया, डकैती जैसे शब्द आए हैं उसको ऑर्गेनाइज क्राइम से जोड़ा गया है। बल्कि आज ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है, जैसे तस्करी का नेटवर्क हो, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क हो, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क, नार्को टेरर जिसको हम बोलते हैं उसका नेटवर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम पर कोई विशेष कानून है नहीं। संगठित अपराध का मतलब है उसका चरित्र वैश्विक। हमारे पास कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं, वैश्विक प्रणाली नहीं। इंटरपोल नाम की एक संस्था है जो बार बार अलर्ट जारी करती है, वो बार बार अपराधियों को, वैश्विक अपराधियों को घोषित करती है, लेकिन इंटरपोल जिसको वैश्विक अपराधी घोषित करता है दूसरा देश उसको शरण दे देता है। कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं है और कोई ग्लोबल कॉपरेशन नहीं, वरना भारत के अपराधी को पाकिस्तान को पाल रहा हो। तो ये बड़ा कारण है, सरकारी कारण। तीसरा कारण ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे असफल राष्ट्र, the nation like Afghanistan, the nation like Pakistan, the nation like Sudan, अफ्रीका के देश, नॉर्दर्न अफ्रीका के देश, अरेबियन कंट्रीज, सारे देशों में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज, खुलेआम हथियार बिकते हैं, या खुलेआम अफीम की खेती होती है, या खुलेआम मानव की अंगों की तस्करी होती है। भाई अपराधों को रोकने का काम लॉ एंड ऑर्डर करता है, और जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वो फेल्ड स्टेट है, फेल्ड नेशन है। तो फेल्ड नेशन दुनिया में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही संगठित अपराध बढ़ते जाएंगे। यही कारण है कि ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क, संगठित अपराध का जो नेटवर्क है वो इन्हीं देशों से संचालित है। कोलंबिया ले लीजिए, नार्को टेरर। तो जिन देशों में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा वहीं से ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क आगे बढ़ेगा। ये आपको कारण के तौर पर समझना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा प्रोसेस है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के कारण अपराधियों का इंटर स्टेट घूमना, इंटर स्टेट काम करना बहुत आसान हो गया, और ये भी एक प्रक्रिया है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो में, या वैश्वीकरण के सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं। भाई ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है क्राइम का नेशनल से ट्रांसनेशनल होते हुए ग्लोबल हो जाना, और यही स्थिति बन रही है अभी जब वैश्वीकरण के कारण दुनिया के देशों की सरहदें खुली हैं, तो अपराध भी सरहदों को पार करते हैं। और सरकारी कारणों में ही एक और कारण है हमारी टेक्नोलॉजी। सरकार ने क्या किया है कि मॉडर्नाइजेशन, आईसीटी की भूमिका में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज सरकार रोक नहीं पा रही है, तो इसी को मिसयूज करके ऑर्गेनाइज क्राइम तेजी से फल फूल रहा है। तो आपसे पूछे कोई संगठित अपराध के फलने फूलने के क्या कारण है, तो आप ये कारण बता देंगे ये सरकारी कारण। लेकिन याद रखिए, सरकारी कारणों के अलावा कुछ व्यक्तिगत कारण भी तो हैं जिनसे अपराध हो रहा है, और उसमें पहला कारण है अपराध का महिमामंडन। हमारा मीडिया हो, फिल्में हो, वहां दाऊद की फिल्में ऐसे देखिए भगवान आ रहे हैं, न्यूज चैनल हो, सामान्य से अपराधी को, सड़क छाप अपराधी को ऐसा बनाकर दिखाया जाता है जैसे वो अपराधी नहीं, कोई बड़ा मसीहा। महिमा मंडन के बाद अपराधियों की रॉबिन हुड छवि, क्या करते हैं, सारे गंदे काम करते हैं, फिर चार गरीबों की मदद कर देते हैं। और इस रॉबिन हुड छवि के कारण जो कमजोर
तबके के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो ज्यादा शिक्षित नहीं है, उनको लगता है नहीं यार पुलिस वाला बनने से अच्छा तो अपराधी बनना है, भैया की गिनती धमक। चीज हुई है अपराधियों के प्रति संवेदना। फिल्में हो, सीरियल हो, गांव, भाई मैं मानता हूं कि अपराधी कई बार उत्पीड़न से बनते हैं, लेकिन क्या सारे अपराधी उत्पीड़न से बनते हैं? नहीं, कई शौक में भी बनते हैं। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो बड़े बड़े डॉन हैं, बड़े बड़े गलत काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ गलत हुआ इसलिए वो ऐसे बने। तो समाज, सिस्टम, नेशन के अगेंस्ट ये जो रिवोल्ट की भावना है ना, ये संगठित अपराध। यहीं से चौथी बात निकलती है जिसे कहते हैं एंगर अगेंस्ट सिस्टम एंड सोसाइटी। तो राज्य के खिलाफ गुस्सा हो, समाज के खिलाफ गुस्सा हो, ये गुस्सा लोगों को अपराध की तरफ, संगठित अपराध की तरफ ले जाता है। और फिर अपराध का आकर्षण कर रहा है आजकल का कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद के दौर में हर किसी को और अच्छा चाहिए, और अच्छा पाने का तरीका है जल्दी से गलत पैसा कमाओ, और जल्दी से पैसा आपको गलत तरीके से मिल सकता है। तो कंज्यूमरिज्म का जब स्पीड मनी के साथ कॉकटेल बना, उपभोक्तावाद ने आपकी जरूरतें बढ़ाई। जब आपकी जरूरतें बढ़ गई तो आप उसे पूरा करने के लिए गलत रास्तों पर जाने लगे, गलत तरीके से पैसे कमाने लगे, और ऐसे में संगठित अपराध का बढ़ना स्वाभाविक। ठीक, एक और चीज है जो आपको समझना पड़ेगी, वो ये है कि अब समाज में प्रतिष्ठा का आधार कर्म नहीं, पैसा। ये किसी भी उदाहरण से, मान लो मैं शिक्षक का कर्म करता हूं। अब हर किसी की मान्यता होती है कि शिक्षक है तो उसको गरीब ही होना चाहिए, शिक्षक पैसे वाला कैसे हो सकता है? कोई व्यापारी पैसा कमाकर एक बड़ी कार खरीद ले तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, काम करता है, मेहनत करता है, मेरे पापा हैं उन्होंने काम किया, कार खरीदी। लेकिन एक शिक्षक यदि कोई बड़ी महंगी कार खरीद के कोचिंग आ जाए तो आप क्या बोलोगे? हमारे पैसा लूट लूट के तो कार खरीदी। भ्रष्टाचार किया, क्या शिक्षक ने गलत काम किया? उसने किसी भी आम व्यापारी की तरह पैसा कमाया, लेकिन आपने ये मानकर चला कि नहीं, शिक्षा इज अ नोबल प्रोफेशन, इट शुड नॉट बी सोल्ड, इट शुड बी गिवन फ्री, एंड इट शुड बी गिवन फ्री सो द टीचर शुड ऑलवेज रिमेन सुदामा एंड ही शुड बी बेगर लाइफ। मतलब उसका फैमिली हो, वो हो, उसको वैसे ही रहना चाहिए। अच्छा, शिक्षक बात छोड़ दीजिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये समझिए कि चलो मान लो कि मुझे पैसा नहीं मिलता, लेकिन मुझे समाज में वही प्रतिष्ठा मिलती जो वर्ण व्यवस्था के तहत शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज में टॉप लेवल पर मिलती, तो भी शायद कोई संकट नहीं होता। लेकिन समाज में तो इज्जत इससे होती नहीं। गरीब ब्राह्मण हो, गरीब क्षत्रिय हो, उसकी कोई हैसियत तो है नहीं। अब इसमें हर वर्ग की बात है, लेकिन आप मूल भाव ये समझिए कि आप व्यक्ति को पैसा कितना है इससे समाज में सम्मान देते हैं, वो पैसा कैसे आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि समाज में पैसा कैसे आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो लोग गलत तरीकों से पैसा कमाना शुरू करेंगे। इसका सामान्य सा उदाहरण मैंने आपको बताया कि एक सामान्य शिक्षक मेहनत से भी पैसा कमाए तो आलोचना के केंद्र में है, और यदि एक ब्यूरोक्रेट रिश्वत से पैसा कमाए, उसके घर सीबीआई का छापा पड़ जाए तो बोलेगा सीबीआई का छापा पड़ा। शराब के ठेके चलाकर, गलत ठेके चलाकर, अवैध ठेके चलाकर पैसा कमा रहा है, हम उसको भी भैया बोलकर पैर पड़ते हैं। यदि कोई हफ्ता वसूली से पैसा कमा रहा है, हम उसको, कोई ड्रग माफिया है उसको भी हम इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा। जिस दिन समाज से पैसे का महिमा मंडन खत्म होगा, यानी आप इज्जत पैसों से नहीं, व्यक्ति के कर्म से लो, और आप एक गरीब मजदूर को, किसान को भी उतनी इज्जत दोगे भले उसके पास दो पैसे कमाते हैं, तो श्रम का मूल्य होगा, तो फिर संगठित अपराध जैसी चीजें दूर होंगी। आज संगठित अपराध इसीलिए पनप रहा है क्योंकि हम समाज में व्यक्ति को उसकी योग्यता से नहीं, उसके कार्य से नहीं, उसके पैसे से नापते हैं। और इसीलिए 10 साल पुराना किसी संस्थान का शिक्षक एक दीनहीन गरीब मास्टर है, और आज वही जब बड़ी गाड़ी और महंगे कपड़ों के साथ आपको पढ़ा रहा है तो वो एजुकेशनिस्ट, शिक्षा में। क्या अंतर है 10 साल पहले के मैं या कोई और शिक्षक हो, उस गरीब शिक्षक और शिक्षाविद? वो अंतर है आपके देखने का नजरिया। जब उसके पास टूटी सी स्कूटर थी तो वो गरीब मास्टर था, आज जब उसके पास बड़ी सी कार है तो वो शिक्षा। समाज जब ये नजरिया नहीं बदलेगा तो व्यक्ति फिर, भाई ये तो दोनों मेहनत के थे, तो व्यक्ति को जब ये समझ में आ जाता है कि पैसों से ही इज्जत मिलनी है तो पैसा कमाता है बाय हुक और बाय क्रूक। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब समाज में प्रतिष्ठा धन से मिल रही है तो समाज में नैतिक मूल्यों का पतन शुरू हो गया, डिक्लाइन ऑफ एथिकल वैल्यूज। और ये नैतिकता का पतन होगा तो अनैतिकता का विस्तार होगा। तो समाज में नैतिकता, नैतिक मूल्यों का पतन भी एक कारण है जिससे व्यक्ति अपराध की तरफ जाता है। और एक बात सुनिए, जिस देश में व्यक्ति का स्वार्थ समाज और राष्ट्र हित से ऊपर आता है वहां अपराधिकता बढ़ती है। वैसे हर समाज में होता है, लेकिन जहां ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि वो देश समाज को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा करना चाहते हैं, तो देश समाज को नुकसान पहुंचाना मतलब देश समाज के कानूनों को तोड़ना, मतलब अपराध की तरफ जाना। तो अब आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों बढ़ता है, तो आप बताइए कि ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ने के पीछे
कुछ व्यवहारिक कारण है, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है। व्यवहारिक कारण सरकार से जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक कारण नागरिकों से जुड़े हुए हैं। जब ये कारण एक साथ आते हैं तो अंततः संगठित अपराध में विस्तार होता है, संगठित अपराध में वृद्धि। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने संगठित अपराध का अर्थ देखा, संगठित अपराध के विशेषताएं देखी, फिर संगठित अपराध के कारण देखे। अब हम बात करेंगे संगठित अपराध के विभिन्न स्वरूपों से ही संगठित अपराध के प्रभाव हमारे सामने आए। कौन कौन से अपराधों को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है? आपकी लिस्टिंग बहुत लंबी हो सकती है, मैं सिर्फ नाम बताऊं। परंपरागत संगठित अपराध कहा जाता है और कुछ को आधुनिक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आधुनिक हैं उनमें परंपरागत भी नए तरीके से शामिल, यानी पुराने ही काम को नए तरीके से करना। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पुराना संगठित अपराध है प्रोस्टिट्यूशन, और आज भी ये है वैश्यवृत्ति। दक्षिण में भी होता था, आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है, गणिकाएं कहलाती थी, देवदासी के अंतर्गत भी प्रथा चली। लेकिन मैं इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर ना जाऊं, मैं ये कह रहा हूं कि सनातन काल से ये परंपरा चल रही है और इसे नैतिक नहीं अनैतिक ही कहा गया है, जिसे हम प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यवृत्ति कहते हैं। अब यही वैश्यवृत्ति वर्तमान समय में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के अंतर्गत को यूज करते हुए नए नए तरीके से की जा रही है। ऑनलाइन से लेकर, ऑफलाइन से लेकर, सेलिब्रिटीज से लेकर, नॉन सेलिब्रिटीज से लेकर, सस्ते से लेकर, महंगे से लेकर, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन। महिलाओं की खरीद फरोख्त से लेकर, छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त से लेकर, एक हजारों तरीके से, गलत तरीके से काम। वैश्यावृत्ति के बाद जो दूसरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की बड़ी वो चीज थी, वो थी जुआखोरी। ध्यान दें, ठीक है, हमने तो महाभारत में दिव्य पुरुषों को भी ऐसा करते देखा। लेकिन जुआखोरी मतलब पैसों पर खेलना, ये काम भी पुराने समय से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत किया जा रहा है। आज लेकिन वो ज्यादा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, जहां पर कैसीनोज होते हैं, ठीक है, जहां पर बैटिंग होती है, क्रिकेट बैटिंग वगैरह तो आपने सुना होगा। लेकिन जुआखोरी का हिस्सा तो है ही, जुआ खेलना तो है। तीसरे लेवल पर शराबखोरी या अवैध शराब। देखिए, वैध तो होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसका होता है? अवैध शराब का। आज अवैध शराब का माफिया काम करता है, पूरा नेटवर्क काम करता है। तो ये भी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आता है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत ही चौथे लेवल पर वन तस्करी पहले से होती रही, अभी भी हो रही है, ठीक, अभी और व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। वन और वन्य जीव या अंगों की तस्करी, ये अब और व्यवस्थित तरीके से की जा रही है, अब ये वैश्विक तरीके से की जा रही है। इसके अलावा पांचवें स्तर पर पहले से जो हमेशा होता रहा है वो खनन, इलीगल माइनिंग, यानी राज्य के रिसोर्सेज हैं, जिसको रेत माफिया सुना होगा। तो आप इसी को कोल माफिया, रेत माफिया, तेल माफिया, सब ये शब्द सुनी थी, सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। क्लियर? तो याद रखो, वैसे तो यहाँ और भी नाम आ सकते हैं, पर ये मानकर चल रहा हूं मैं कि एंशिएंट टाइम से कम ये 5 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप तो हमेशा से बने रहे हैं या हमेशा से होते रहे। क्लियर? लेकिन अब जो हुआ है ना, नई तकनीक आने के बाद, नई सोच आने के बाद, अपराध के नए नए विचार आने के बाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क में कई नए तरीकों के अपराध जुड़ रहे हैं। और नए तरीकों के अपराधों में कौन कौन से मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क बने। बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क बना है वो है नार्को ट्रैफिकिंग का सबसे खतरनाक और सबसे महंगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क। अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी, मैंने आपको बताया था, भारत के एक तरफ स्वर्णिम त्रिभुज है, एक तरफ स्वर्णिम अर्धचंद्र है, और उसी गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन कॉरिडोर से आते जाते उड़ता पंजाब फूटता भारत नजर आता है। हमने ये भी बात की कि अफीम की खेती को बढ़ाने का काम CIA यानी अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी ने किया था, जब उसने अफगानिस्तान में तालिबान को पोषित किया और वहीं से अफीम की खेती चारों तरफ फैली। इसके अलावा कोलंबिया और मैक्सिको ड्रग या नार्को टेरर के हेड रहे। नार्को ट्रैफिकिंग के बाद आर्म्स ट्रैफिकिंग,
बहुत बड़ा संगठित अपराध है। और याद रखिएगा जो असफल देश है वहां हथियार, अवैध हथियारों की बिक्री बहुत बड़ी है। दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े उत्पादकों में जो आपके T5 पावरफुल देश है वो माने जाते हैं, अमेरिका माना जाता है। तो यदि ट्रैफिकिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी। ठीक, यहाँ पर तीसरे लेवल पर जो है वो अभी भी बनी हुई है मानव तस्करी। नए रूप आ गए मानव तस्करी के अंतर्गत। पहले दास, ओल्ड टाइम्स जो होते थे, यहाँ दासों का व्यापार होता, ठीक है, स्लेव्स। अब दुनिया में स्लेवरी तो लगभग खत्म हो गई है, तो मानव तस्करी के अंतर्गत बेसिकली महिला और बच्चे, इनकी तस्करी होती है। और इस तस्करी के आगे ये तो जिंदा है, मानव अंगों की तस्करी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मार्केट। यहां से आगे जाए तो हम ये नकली नोटों का प्रसार, ये अपने आप में FICN नेटवर्क के नाम से, फेक इंड्यूस करेंसी नेटवर्क, यानी गलत तरीके से देश में जाली मुद्रा का नेटवर्क जो बनाया जाता है। तो FICN नेटवर्क जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है। FICN नेटवर्क के साथ हवाला, गैर कानूनी तरीके से न पैसे को इधर से उधर पहुंचाना, ये हवाला कहलाता है। और हवाला से आगे ले जाएं तो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपका अगला टॉपिक है। धन शोधन का मतलब है गलत तरीके से कमाए गए पैसे को घुमाकर सही साबित कर देना, मेन अर्थव्यवस्था में जोड़ देना। तो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में नकली नोटों का प्रसार हो, हवाला हो, धन शोधन हो, ठीक है, इसका नेटवर्क है। इसी से जुड़ा, हवाला से जुड़ा एक नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग में पैसे को घुमाकर टैक्स इन्वेजन किया जाता है। वो अमिताभ बच्चन से लेकर कई लोग अभी फंसे थे जिन पर बात हुई थी। राउंड ट्रिपिंग का मतलब है टैक्स हेवन देशों से घुमाकर आपका पैसा वापस ले आना। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ इकोनॉमिक प्रकृति के सही ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के हिस्से। ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क में आता है आपके विभिन्न प्रकार के एडुकेशन से जुड़े माफिया। माफिया के अंतर्गत बहुत सारे नेटवर्क ऑर्गेनाइज क्राइम में काम करते हैं। एक पास कराने वाला, एक क्वेश्चन पेपर चोरी करने वाला, प्रश्न पत्रों की चोरी से जुड़ा शिक्षा नेटवर्क, एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रवेश से जुड़ा है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रवेश